वेलकम गाइस इन अनदर क्लास ऑफ इमेज बेस्ड सेशन। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें हमने प्रोसीजर्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जिनमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ा स्पेशल है। कई बार आपने देखा होगा एम्स जोधपुर वाला एग्जाम, अगर आप लोगों में से किसी ने अटेंड किया है या उस एग्जाम के प्रीवियस पेपर को आपने देखा है, उसके बारे में आपने रिसर्च किया, तो आपने पाया होगा कि कुछ डिजीज वाली कंडीशन को भी वो लोग आपको एग्जाम में एज ए इमेज दिखाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिजीज प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिजीज बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टडी कर लेते हैं इन इमेज बेस्ड क्वेश्चन की और कीजिए आइडेंटिफाई हमारे नेक्स्ट इमेज को। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई हाईलाइटेड पोर्शन। हाईलाइटेड पोर्शन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चलो भाई ढूंढो भाई कौन सा पोर्शन हाईलाइटेड है। गुरुजी ये वाला पोर्शन हाईलाइटेड है ना, गोला बना रखा है ना। गुरुजी क्या आइडेंटिफाई करें, इसमें तो हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। देखो क्या होता है, जो हमारा नेजल वाला एरिया है ना, इस एरिया को ब्लड सप्लाई हो रही है। एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी भी इसको ब्लड देती है, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी भी ब्लड देती है, स्फेनोइडल आर्टरी भी इसको ब्लड देती है, कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज भी इसको ब्लड देती है। मतलब नोज वाला जो एरिया है ना, ऊपर से भी ब्लड सप्लाई है और नीचे से भी इसको ब्लड सप्लाई है। ऐसी कंडीशन के अंदर इसको, और सामने से भी इसको फेशियल नर्व की, फेशियल जो हमारी वेसल्स है उसकी भी ब्रांचेस है। तो यहाँ पर जो हमारा नोज का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, उस एंटीरियर वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का एक गुच्छा बनने लगता है, एक ग्रुप बनने लगता है, एक कलेक्शन बनने लगता है। और अगर हम समझने की बात करें उस कलेक्शन की, तो फिर हमें यह याद रखना होगा कि यहाँ पर यह जो एरिया होता है, इसमें उन कैपिलरीज की स्मॉल माइन्यूट पतली पतली महीन ब्रांचेस आती हैं और उन्हीं ब्रांचेस की वजह से यह एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तभी तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मी में हमें हाइपर टेंशन होने लगता है। उस हाइपर टेंशन की वजह से नोज के एंटीरियर पार्ट में पाए जाने वाली कैपिलरीज की माइन्यूट ब्रांचेस रप्चर हो जाती है, नोज से हमें ब्लीडिंग होने लगती है। उस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। जी हाँ, एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं लिटिल्स एरिया। क्या बोलेंगे? साइंटिस्ट के नाम पर है लिटिल्स एरिया। और ये जो लिटिल्स एरिया है, इस लिटिल्स एरिया में जो टीनी ब्लड वेसल्स का, कैपिलरी का क्लस्टर पाया जाता है, उसी क्लस्टर को हम बोलते हैं ईसलबाच प्लेक्सस। ईसलबाच प्लेक्सस। What is Eselbach plexus? Eselbach plexus is a plexus which is plexus means the group of capillaries which is found in the anterior part of the nose, which is very sensitive to the hypertension, to the pressure, and which will rupture very easily after contact with teeny objects with very small hittings. समझ में आ गया क्या? क्या नजर आया यहाँ पर? ईसलबाच प्लेक्सस, ये क्वेश्चन आएगा विलियम्स के एग्जाम में। हाँ भाई, ये पहचानो क्या है ये? ब्लू ब्लोटर और पिंक पफर, नाम तो सुना होगा। देखो ये बात आराम से सुन लो। ब्लू ब्लोटर, जब भी किसी भी पर्सन को सीओपीडी हो, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि लंबे समय से एयरवे जो है उसमें रुकावट हो, बाधा हो, यानी कि अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, इन दोनों की कंडीशन में जो हमारा पर्सन है ना, वह अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से कई बार इसमें पर्सन जो है वह इसमें स्लो ब्रीदिंग करेगा। स्लो ब्रीदिंग की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, तो उसकी बॉडी जो है वो साइनोज हो जाती है। ऐसे में पर्सन लगातार चल नहीं पाता है, लगातार घूम नहीं पाता है। छोटी सी घूमने पर, थोड़ा सा चलने पर ही उसको थकान महसूस होने लगती है। इस वजह से पर्सन निरंतर नहीं चल पाने के कारण उसका बॉडी वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो पर्सन है, साइनोसिस की वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लूइश अपीयरेंस उसकी दिखाई देने लग जाती है और वह थोड़ा सा फैल जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को ब्लू ब्लोटर बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर ब्लू ब्लोटर का इमेज दिखाएंगे, ब्लू ब्लोटर हेल्दी की तरह दिखाई देगा, फूला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि घूमता तो है ही नहीं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता है और उसको साइनोसिस की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
ब्लू ब्लोटर कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा? अस्थमा में। और अस्थमा भी नहीं बोलो तो एक बार प्यार से बोल देना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वैसे अस्थमा बोलना सही है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में, क्रोनिक कफिंग की कंडीशन में जो पर्सन की हालत हो जाएगी उस हालत को हम बोलेंगे ब्लू ब्लोटर। आइडेंटिफाई अवर नेक्स्ट इमेज। ये कौन है भाई? ये तो सर विवेक ओबरॉय नजर आ रहा है हमें, बूढ़ा होने के बाद वाला। नहीं 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 नहीं, देखो भाई ये जो आदमी है ना, ये पिंक पफर वाली कंडीशन से जब भी किसी भी पर्सन को इम्फाइसीमा हो जाए, इम्फाइसी का मतलब अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलाई, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एल्वियोलार ब्रांचेस और एल्वियोलार ब्रांचेस और टीनी ब्रोंक्यूल्स। अब टीनी ब्रोंक्यूल्स अगर वहां पर अबनॉर्मली डायलेटेड हो गए, एल्वियोलाई जो है वो अबनॉर्मली डायलेटेड हो गई, ऐसे में पर्सन सांस तो लेगा लेकिन उसको अच्छे से बाहर निकाल नहीं पाएगा, और पर्सन इसके अंदर क्या करेगा, सांस लेगा लेकिन बाहर निकाल नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन में पर्सन को फास्ट ब्रीथिंग हो जाएगी। इस प्रकार से पर्सन फास्ट ब्रीथिंग करेगा, और फास्ट ब्रीथिंग की वजह से उसकी जो लंग्स हैं, बॉडी में ब्लड सप्लाई तो बढ़ेगी, तो पर्सन पिंकिश नजर आएगा। लेकिन जो ऐसा पर्सन है, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पाती और दूसरे कारणों की वजह से पर्सन जो है वो बॉडी वेट को गेन नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखना, ब्लू ब्लोटर्स मोटे होते हैं और पिंक पफर्स पतले होते हैं। पिंक पफर्स की जो कंडीशन है, पिंक पफर, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी वर्तमान में 2020 के एमएससी एंट्रेंस दिल्ली एम्स के एग्जाम में। किसको बोलोगे? इम्फाइसीमा के पेशेंट को पिंक पफर बोलते हैं। और ब्लू ब्लोटर किसको बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को ब्लू ब्लोटर बोलते हैं, याद रखना। हाँ भाई, आइडेंटिफाई कर लो इमेज को। आइडेंटिफाई दिस पाल्सी। वैसे तुमको हिंट मिल ही गया होगा। देखो क्या क्या हो रहा है यहां पर। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ड्राई आई, एक्सेसिव टीयर, फेशियल पैरालिसिस, फेशियल मसल में ट्विचिंग, ड्रॉपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ। कौन सी पाल्सी है भैया? नाम तो सुना ही होगा, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी। जो बेल्स पाल्सी है, उस बेल्स पाल्सी में जो हमारी सेवंथ फेशियल नर्व है, वो फेशियल नर्व जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। इसीलिए यहां पर इमेज में दिखाई गई पाल्सी कौन सी है? बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में फेशियल जो है, मसल जो है, इनके अंदर ट्विचिंग होती है, और इस ट्विचिंग की वजह से कई बार इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं टिक डोल्यूरेक्स, टिक डोल्यूरेक्स। और टिक डोल्यूरेक्स की वजह से कई बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस में इंटेंस पेन होता है, इसे कई बार हम सुसाइडल कंडीशन भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ध्यान रखो यार, बेल्स पाल्सी, टिक डोल्यूरेक्स, फेशियल, मेन सिम्टम क्या होगा? लोअर कॉर्नर ऑफ माउथ का ड्रॉपिंग होना। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, ड्रॉप्ड आईलिड, फेशियल पैरालिसिस, ट्विचिंग एंड वीकनेस इन द फेस। दिस कंडीशन इंडिकेट बेल्स पाल्सी। हाँ भाई, आगे आने वाले इमेज में पहचानो इसको, ये क्या हो रहा है? मक्खन नहीं खाया है इसने, इसकी टंग के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है। नाम तो सुना होगा आपने, कैंडिडियासिस का, मोनीलियासिस का। कैंडिडियासिस का दूसरा नाम प्यार से बोल दो, मोनीलियासिस। तो जो मोनीलियासिस की कंडीशन है उसके अंदर क्या बन जाएगा माउथ के अंदर? ओरल वाइट, या फिर हम बोलोगे ओरल वाइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओरल थ्रश। ओरल थ्रश की कंडीशन, मोनिलियासिस की कंडीशन, कैंडिडियासिस की कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर मुंह के अंदर थ्रश हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज ओरल थ्रश और ओरल ल्यूकोप्लाकिया। आपने नाम सुना होगा एक वायरस का, एप्स्टीन बार वायरस, उसकी वजह से भी कंडीशन होती है, लेकिन उसको बोलते हैं ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। बालों पर जो टंग है वो ब्लैक हो जाएगी। एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस नाम बताया था मैंने, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, पोल बर्नल टेस्ट। तो एप्स्टीन बार वायरस इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन नाम थोड़ा बहुत कनेक्शन में आ रहा है। एप्स्टीन बार वायरस, पोल बर्नल टेस्ट, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो साथ में याद रखेंगे ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया इज कोज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस, बट द oral leukoplegia is caused by candidiasis fungus, candida albicans fungus. Disease is known as candidiasis and this manifestation is also known as oral thrush. मूव करें नेक्स्ट इमेज पर। हाँ भाई, इसको पहचानो। आइडेंटिफाई दिस। बीफी रेड टंग इंडिकेट विटामिन डेफिशिएंसी। कौन से विटामिन? बीफी रेड टंग कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी में हो जाएगी? नाम सुना होगा विटामिन बी 12 का।
विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B9, फोलिक एसिड, जब इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एपिडर्मल सेल जो है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो हमारी टंग है उस टंग का हो जाएगा ग्लोसाइटिस, टंग का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से टंग जो है वो बीफी मांस के समान बहुत ज़्यादा लाल दिखाई देगी। बीफी रेड टंग इंडिकेट deficiency of vitamin B12 and the vitamin B9. Very important question. Now move on our next image, that is identify this image. पीडियाट्रिक कंडीशन है, सभी को नाम मालूम है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर आपको कोलन जो है, इंटेस्टाइन जो है उसका एक पार्ट बड़ा फूला हुआ दिख रहा होगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि इस इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे प्लेक्सेस होते हैं, नर्व सप्लाई होती है, उस नर्व सप्लाई में यहाँ तक जो प्लेक्सेस होते हैं बोलते हैं मायंट्रिक प्लेक्सस। अब ये जो मायंट्रिक प्लेक्सस है उसका पार्ट पूरे इंटेस्टाइन में हो, लेकिन यहाँ वाले में नहीं हो, तो इस वाले पार्ट की मूवमेंट नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ आने वाला पूरा का पूरा फीकल मटेरियल यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रेक्टो सिग्मोइड कोलन, हाजी कौन सी, रेक्टो सिग्मोइड कोलन जो है वह वाला पार्ट जो है स्वलन हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हार्टस्प्रंग डिजीज, या फिर इसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल मेगाकोलोन। तो यह जो मेगाकोलोन की कंडीशन है, हार्टस्प्रंग डिजीज की कंडीशन है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आपको डिजीज वाली इमेजेस क्वेश्चन दिखाई जाएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डिजीज प्रोसेस रनिंग में है। हाँ भाई, ये वाला पहचानो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ये तो नाखून दिखाई दे रहे हैं, और ये नाखून जो है ये स्पून की तरह हो गए। अपनी चम्मच देखी होगी आपने, उसके अंदर एक कॉन्केविटी होती है ना, आपकी स्पून में कॉन्केविटी होती है, तभी तो आप स्पून को फीडिंग के लिए यूज करते हैं। तो होगा क्या कि जो हमारे नेल्स है ना वो भी कैसे हो गए, स्पून शेप्ड। भैया नाखून जो है वो चम्मच के आकार के हो गए, स्पून शेप्ड नेल। स्पून शेप्ड नेल, स्पून शेप्ड नेल कौन सी कंडीशन में होते हैं, याद होगा आपको। देखो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, ऐसी कंडीशन में नेल्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, कैल्शियम के लेवल में चेंजेस आने की वजह से, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं काइलो ऑनकिया। ऑनकिया मतलब नाखून, काइलो मतलब स्पून शेप्ड, नाखूनों का स्पून शेप्ड होना, काइलो ऑनकिया। तो दिस टाइप ऑफ नेल्स इंडिकेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड दिस कंडीशन विल बी टर्म्ड एज काइलो ऑनकिया, स्पून शेप्ड नेल्स। ठीक है यार, नाखूनों में सुना होगा ना आपने, एक एंगल बनता है, उस एंगल को बोलते हैं लोवी बेंड एंगल। देखो क्या होता है, हमारे नाखून जो होते हैं ना, नेल्स, इसमें ये हो गया नेल बेड और ये हो गई नेल प्लेट। नेल बेड और नेल प्लेट के बीच में नॉर्मल डिग्री जो होती है वो 160 डिग्री होती है, लेकिन कई बार ये नाखून बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से नाखून वाला पार्ट स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है 180 डिग्री का कोण बनने लगता है, यानी कि नेल बेड और नेल प्लेट दोनों के बीच में बराबर आने लगती है, समान बनने लगता है दोनों को दोनों, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का होना। ये कंडीशन इंडिकेट करती है साइनोसिस की कंडीशन को, या फिर हम इस कंडीशन को हम ऐसे बोल सकते हैं स्पूनिंग ऑफ फिंगर नेल्स वाली कंडीशन को। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, लोवी बेंड एंगल इंडिकेट करता है किसको, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी इंडिकेट कर सकता है, साइनोसिस को भी इंडिकेट कर सकता है, एनीमिया को भी इंडिकेट कर सकता है। हाँ भाई, इसको पहचानो यार। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम यहां पर क्या पाएंगे, हाँ भाई इसको पहचानो, क्या दिखाई दे रहा है सर, ये तो माइकल जैक्सन पोजीशन दिखाई दे रही है, उसका फोटो है, नहीं जी ऐसा नहीं है। कुछ लोग बचपन में माइकल जैक्सन वाले काम कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनके हाथ माइकल जैक्सन जैसे अपने आप हो जाते हैं। इस डिफॉर्मिटी को हम लोग बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, प्रोक्सिमल फिंगर जो है, प्रोक्सिमल जो हमारी फिंगर है, उन प्रोक्सिमल फिंगर का एक्सटेंशन हो जाएगा। प्रोक्सिमल फिंगर का यहाँ पर देखो, प्रोक्सिमल फिंगर जो है उनका वहाँ पर क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको समझे तरीके से समझें तो दो तरह की मूवमेंट है। इस वाली मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर देखो, यह जो फिंगर वाला पार्ट है, अगर इस फिंगर वाले पार्ट को देखो तो प्रोक्सिमल वाला पार्ट जो है, इस प्रोक्सिमल वाले पार्ट का एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया है, फ्लेक्शन हो गया है, और इस वाले पार्ट का यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया है। ऐसे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी कब दिखाई देगी, आपने कंडीशन का नाम सुना होगा,
रूमेटोइड आर्थराइटिस। रोमेटोइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, फिंगर वाले छोटे छोटे जॉइंट, इनके जॉइंट पर पाई जाने वाली जो कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स का जो है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से जो फिंगर की नेल के जो लिगामेंट है उनका डीकैल्सिफिकेशन बोले या एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो जाता है, डिजीज कैल्सिफिकेशन। उस डिजीज कैल्सिफिकेशन की वजह से होगा यह, उस डिजीज कैल्सिफिकेशन की वजह से होता यह है कि यहाँ पर फिंगर की जो शेप होती है वो चेंजेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई पार्ट जो है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा और कोई पार्ट वो है फ्लेक्स हो जाएगा। तो एक्सटेंशन होना, फ्लेक्शन होना कहलाएगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। रूमेटोइड आर्थराइटिस का फीचर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यार, इसको बताओ क्या ये मेनली सीन इन, यार आप लोगों ने एक नाम सुना होगा लेप्रोसी का, लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो लेप्रोमेटस जो लेप्रोसी होती है उसके जो पेशेंट होते हैं उसकी फेस की अपीयरेंस कैसी हो जाती है, लोइन लाइक फेस। आपने क्वेश्चन तो बहुत पढ़ा होगा ना, लोइन लाइक फेस सीन इन लेप्रोसी। लेकिन लोइन लाइक फेस दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि लेप्रोसी के अंदर जो हमारे फेस का एपिडर्मिस वाला एरिया है और डर्मिस वाला एरिया है, तो डर्मिस वाले एरिया के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से डर्मिस वाला एरिया जो है वो डैमेज होगा, और जब डर्मिस वाला एरिया डैमेज होगा तो वहां पर फैटी फॉल्टी फेट डिपोजिशन होगा। अरे फॉल्टी फेट डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोयन लाइक फेस बन जाएगा। अरे कौन सा फेस बन जाएगा, लोयन लाइक फेस बन जाएगा। और बताइए यह कंडीशन कब दिखाई देती है, यह कंडीशन हमें दिखाई देगी लेप्रोमेटस लेप्रोसी की कंडीशन के अंदर। जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी की कंडीशन है तब हमें इस तरीके का फेस दिखाई देता है। इसी बात पर आइडेंटिफाई करो फिर इसी को। हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है, नेकलेस अपीयरेंस मेनली सीन इन, हाँ कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी में ऐसा होगा। यार आपने नाम सुना है विटामिन B3 का, हाँ विटामिन B3 यानी कि नियासिन। जी हाँ, नियासिन की अगर हो जाए डेफिशिएंसी, तो नियासिन की डेफिशिएंसी के जैसे डीएनए अच्छे से नहीं बनेगा, स्किन की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, एपिडर्मिस की ग्रोथ नहीं होगी। अब एक्चुअल में क्या होता है, हमारा नेक वाला जो एरिया वो एरिया होता है जिसके ऊपर स्किन टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नई स्किन का बनना, पुरानी स्किन का जाना, नई स्किन का बनना, पुरानी स्किन का जाना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोज वाला हिस्सा है। ये हिस्सा हमारा कौन सा है, एक्सपोज वाला हिस्सा है। तो अगर मैंने आप यहां पर इस पोजीशन को देखें तो ये वाला हिस्सा मेरा ज्यादा एक्सपोज्ड है, इसीलिए क्या हुआ, इस वाले हिस्से के अंदर अगर विटामिन B3 की हमारे अंदर बॉडी में डेफिशिएंसी है, इस वाले हिस्से के अंदर स्किन का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से इस वाले हिस्से के अंदर वुंड्स बनने लगते हैं, स्किन डिजीजेज होने लगती है, स्किन का एपिडर्मल लाइसिस होने लगता है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां पर नेकलेस अपीयरेंस हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेकलेस अपीयरेंस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 दैट इज आल्सो नोन एज नियासिन। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट इमेज दैट इज, हाँ भाई इसको पहचानो यारो, क्या है ये कंडीशन, आइडेंटिफाई फॉलोइंग कंडीशन। गुरुजी बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा बताओ, तो यार ये बताओ सबसे पहले तो ये क्या है और ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, स्पाइना बाइफिडा। मान लिया बात, चलो भाई मान ली बात। ये वाला कौन सा है गुरुजी, इसमें तो सिर्फ मेनिंजिस दिखाई दे रही है और बाकी हमें जो हमारी कोड है स्पाइनल कोड दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनिंजोसील। केवल मेनिंजिस ही तो बाहर आई है, यस और नॉट, केवल मेनिंजिस ही तो बाहर आई है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मेनिंजिस के साथ साथ हमारी स्पाइनल कोड भी तो बाहर आई है। तो मेनिंजिस में स्पाइनल कोड के लिए कौन सा वर्ड काम मिलेंगे, माइलो। तो क्या बोलने वाले हैं यहां पर, मेनिंजो माइलो सील, मेनिंजो माइलो सील। तो यहां पर इस कंडीशन को बोलेंगे मेनिंजो माइलो सील, इस कंडीशन को बोलेंगे मेनिंजो सील। समझ में आ गया, एक में स्पाइनल कोड है एक में नहीं है। स्पाइना बाइफिडा तो जानते हो ना, अब देखो सब तो जानते हो आप, फिर इसको पहचानो यार। अब आओ धरातल पर, यहां पर क्या है, सबसे पहली बात यहां पर बताओ। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर पेपर में आपको एक इमेज दिखा दे, छोटा बच्चे की इमेज हो और बैक वाले पोर्शन पर हेयर हो, क्या हो, हेयर, पूंछ हो, बाल हो, बालों का गुच्छा हो, बताओ क्या होगा। आप जानते हो जब भी किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को, मतलब बच्चा ही है उसको अगर स्पाइना बाइफिडा हो और वो भी ओकल्टा टाइप का हो,
ओकल्टा टाइप का, जिसमें स्पाइना बाइफिडा मतलब पीछे से लंबर वाली बोन जो है वो नहीं बनी और फिर भी उसको स्पाइना बाइफिडा है, तो ऐसे में उस वाले एरिया में हेयर की ग्रोथ हो जाती है, हेयर दिखते हैं, समझ जाना, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। लेकिन यहां पर हो ये रहा है भैया कि आपकी स्किन भी एक्सपोज्ड है और मेनिंजेस की लेयर बाहर निकली हुई है। ऐसी कंडीशन को कई बार हम लोग बोल देते हैं मेनिंजोसील। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजोसील। लेकिन यहां पर इस वाली कंडीशन के अंदर बोन का पूरा पोर्शन है, तो बोन का पोर्शन है, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी होगी, और अगर स्पाइनल कॉर्ड भी होगी तो इस कंडीशन को बोलेंगे मेनिंजोमाइलोसील। यस, तो फिर पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इमेज। हाँ भाई, पहचानो इसको, क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन दूं क्या? पहला ऑप्शन दे रहा हूं साइनोसिस, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं स्पून शेप्ड नेल, तीसरा ऑप्शन स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और चौथा ऑप्शन मान लो बोचार्ड नोड्यूल। हाँ भाई, पहचान के बताओ। गुरुजी साइनोसिस तो नहीं दिख रहा है, हाँ पीले पीले हैं लेकिन साइनोसिस नहीं है। स्पून शेप्ड नहीं, आपने बता ही दिया, काइलो ऑन किया, आयरन की डेफिशिएंसी। अब स्वान नेक डिफॉर्मिटी तो माइकल जैक्सन पोजीशन थी, नहीं ये वाली। अब बताओ फिर क्या है? तो गुरुजी फिर तो आपने कह ही दिया, तो फिर तो एक ही ऑप्शन सही होना है, कौन सा वाला? बोचार्ड नोड्यूल। देखो क्या होगा, वही वाली बात, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होगा, जो ये हमारी फिंगर है ना, फिंगर के बीच में तो जॉइंट है ना, इंटरफेलेजियल जॉइंट, यस और नॉट। अब इस जॉइंट में कार्टिलेजिनस प्लेट का डिस्ट्रॉय होना, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से एबनॉर्मल डीकैल्सिफिकेशन होना, एबनॉर्मल डीकैल्सिफिकेशन की वजह से इन जॉइंट का साइज बड़ा होना, यहां पर डीकैल्सिफाइड साइट का ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम का इकट्ठा हो जाना, बोलेंगे बोचार्ड नोड्यूल। BOUCHARD, बोचार्ड नोड्यूल। और ये बोचार्ड नोड्यूल इंडिकेट करेंगे कौन सी कंडीशन को? ओए को। ओए मतलब ओस्टियो आर्थराइटिस। हाँ जी भाई, किसको इंडिकेट करते हैं ये? ओस्टियो आर्थराइटिस को, ठीक है। बोचार्ड नोड्यूल्स हैं ये। चलो फिर आगे बढ़ो। हाँ भाई, इसको पहचानो। आइडेंटिफाई दिस कंडीशन। अब देखो भाई, ये जो कंडीशन है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका ग्रेट टो है, ग्रेट टो के पास वाले हिस्से की जो बोन है वो बड़ी हो गई। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोटगारा, PODGARA, पोटगारा। किस में दिखाई देगी? गाउट में। गाउट डिजीज में क्या होगा? यूरिक एसिड के स्टोन डेवलप हो जाएंगे। यूरिक एसिड जो है वो हमारे बोन के जॉइंट पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। यार अगर यूरिक एसिड जो है वो बोन के जॉइंट पर एक्यूमुलेट होता है तो वो बोन का हिस्सा बड़ा हो जाता है, जिस हिस्से को हम लोग बोलते हैं पोटगेरा। अब ये जो पोटगेरा वो कहाँ दिखाई देगा? गाउट में। तो ग्रेटर टो का इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ ग्रेटर टो इन द कंडीशन ऑफ गाउट इज ऑल्सो नोन एज पोटगेरा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, समझ के बताओ इसको, आइडेंटिफाई इट। क्या है ये कंडीशन? जब भी किसी भी पर्सन को टिटनस हो जाए, टिटनस की कंडीशन के अंदर, जब भी किसी भी पर्सन को टिटनस हो जाए, टिटनस की कंडीशन के अंदर जो उसकी मसल्स होती हैं, उन मसल्स के अंदर क्या होने लग जाएगा? स्पाज्म। टिटेनोस्पाज्मिन एंड टिटेनोलाइसिन, दो प्रकार के प्रोटीन, दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो जो यहाँ पर टिटेनोस्पाज्मिन है, उस टिटेनोस्पाज्मिन की वजह से, टिटेनोस्पाज्मिन की वजह से जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाती है, और इस कंडीशन में मनुष्य जो है वो धनुटंकार, धनुष के आकार का हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन। कौन सी पोजीशन है यह? ओपिस्थोटोनस पोजीशन। दूसरी एक कंडीशन आती है, इसमें आपको ये वाला दिख रहा होगा। इस वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिस्मस। ट्रिस्मस,
ट्रिस्मस का मतलब होता है लॉक जो, यानी कि जो वाली मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म की वजह से ऊपर वाले टीथ और नीचे वाले टीथ दोनों का एक दूसरे की तरफ टाइट हो जाना, इस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लोक जो। और एक और कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखो पहली कंडीशन ओपिस्टोटोनस, दूसरी कंडीशन ट्रिस्मस, अब तीसरी क्वेश्चन को समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं रीसस सार्डो आयोनिकस। अरे तुमने नाम सुना होगा ना, देखो जिसे आपने देखा होगा बंदर, बंदर में क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, रीसस सार्डो आयोनिकस या सार्डोनिकस, तो रीसस सार्डोनिकस वाली कंडीशन में क्या होगा, लॉक जो में तो क्या होगा, हमारी जो मैसेटर मसल है इसका स्पाज्म होगा, इसकी वजह से माउथ पूरा पैक हो जाएगा ऐसे। और यहां पर रीसस सार्डो आयोनिकस में क्या होने वाला, पूरे माउथ की फेशियल मसल में स्पाज्म हो जाएगा ऐसे, ये वाला, इस तरह का स्पाज्म हो जाएगा यहाँ पर। तो इस कंडीशन को बोलेंगे रीसस सार्डो आयोनिकस। तो तीन तरह की कंडीशन जो टिटनेस की कंडीशन में देखने को मिलती है, पहली वाली को हम बोलते हैं ओपिस्टोटोनस, दूसरी वाली को बोलते हैं ट्रिस्मस, और तीसरी वाली को बोलते हैं रीसस सार्डोनिकस। चलो भाई पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इसी बात पे। हाँ यार इसको पहचानो, पहचानो क्या लिख रहा है इसमें यार, अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको रेटिना, मैंने पहले लिख दिया रेटिना है, और रेटिना के ऊपर ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। अरे गुरुजी रेटिना के ऊपर तो एक ही एरिया होता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल एक्यूट विजन, फोविया सेंट्रालिस, मैक्यूला ल्यूटिया पर पाया जाने वाला फोविया सेंट्रालिस। लेकिन यहाँ पर तो तीन तरह के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यह जो वेसल दिखाई दे रही है इनको बोलेंगे रेटिनल कैपिलरीज, रेटिनल आर्टरीज। रेटिनल आर्टरीज के अंदर कई बार क्या होता है, माइक्रो इम्बोलाई बन जाते हैं, माइक्रो इम्बोलाई की वजह से यहाँ पर जो होता है वो माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाता है, और यहाँ पर माइक्रो थ्रोम्बाई बनने की वजह से, माइक्रो इम्बोलाई बनने की वजह से और माइक्रो थ्रोम्बाई बनने की वजह से यहाँ पर माइक्रो इन्फ्रैक्शन हो जाएगा, और इन माइक्रो इन्फ्रैक्शन की कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन। अब एंडोकार्डाइटिस कौन सा वाला आपका, इन्फेक्टिव, जब भी किसी भी पर्सन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए, अरे जब भी किसी भी पर्सन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो वहां पर माइक्रो इम्बोलाई बनते हैं, वो माइक्रो इम्बोलाई टीनी कैपिलरीज में जाकर के जमा हो जाते हैं, उन कैपिलरीज में जाने के होने के बाद वो माइक्रो इन्फ्रैक्शन कर देते हैं रेटिना का, ऐसे स्पॉट को हम लोग बोलते हैं रॉथ स्पॉट। क्या बोलते हैं, रॉथ स्पॉट, रोथ स्पॉट। ऐसे ही एक और नाम, रोथ से मुझे एक नाम याद आता है हमेशा, रोथेरा, रोथेरा टेस्ट, यूरिन में कीटोन का पता लगाना, यूरिन में एसीटोन का पता लगाना, रोथेरा टेस्ट। वो वैसे यहाँ अलग है लेकिन नाम याद आ गया तो बता देता। हाँ भाई, रोथ स्पॉट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन। हाँ भाई इसको आइडेंटिफाई करो, क्या है ये, अच्छा बताओ, मैं एक कॉप्लिक स्पोर्ट है ये, क्या है ये कॉप्लिक स्पोर्ट, किस में दिखाई देते हैं, मीजल्स में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं, हमारे अपर जो फर्स्ट एंड सेकंड इंसीजर है वहां पर दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, मीजल्स की कंडीशन के अंदर एपिडर्मल सेल्स के अंदर कुछ डिग्रेडेशन होने लगते हैं जिसकी वजह से कुछ व्हाइट कलर के पेचेस दिखाई देने लगते हैं, इन स्पॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉप्लिक स्पॉट। तो इस प्रकार के दिखाई देते हैं कॉप्लिक स्पॉट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इमेज। हाँ भाई ये बताओ, शफलिंग गेट नाम से वैसे याद आ गया होगा, आपकी हिंट के लिए डाला है मैंने, जब भी पर्सन झुक झुक करके चलने लग जाए, शफलिंग गेट नाम तो सुना ही होगा आपने, ट्रिमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ओवरऑल एक नाम ले तो पार्किंसन, पार्किंसन का पेशेंट झुक झुक करके चलता है, झटके खा करके चलता है, तो झटके खाने की वजह से उसको देख देख के चलना पड़ता है, झटके खा करके चलने की इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शफलिंग गेट। और फॉरवर्ड बैंड वॉकिंग किस में दिखाई देगी, पार्किंसन में दिखाई देगी। ठीक है आगे बढ़े। हाँ भाई ये बताओ, ये मैंने पूरा वैसे तो आपको ऐसे ही समझा दिया, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन पेपर में आएगा थ्योरेटिकली या इमेज वाइज सब जैसे समझ लेना। क्या दिख रहा है, चिपमंक फेस मेनली सीन इन, तो कभी जब भी किसी भी पर्सन को थैलेसीमिया हो जाए, थैलेसीमिया की कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, एनीमिया हो जाए, थैलेसीमिया हो जाए, बुलेमिया नर्वसा हो जाए, न्यूट्रिएंट की कमी आ जाए, कैल्शियम की कमी आ जाए,
तो ऐसी सारी कंडीशन के अंदर जो फेशियल मसल है, इनके अंदर जो यहाँ पर हमारी फेशियल बोन है, इनमें मेन जो बोन होती है हमारी फ्रंटल बोन और हमारी मैक्सिलरी बोन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैक्सिलरी बोन जो होती है, तो फ्रंटल बोन जो होती है वो आगे की तरफ इसमें प्रोट्रूड हो जाती है। फ्रंटल बोन का आगे की तरफ प्रोट्रूड होना, अरे फ्रंटल बोन का आगे की तरफ प्रोट्रूड होना, मैक्सिलरी बोन का थोड़ा चपटा हो जाना, इन ओवरऑल कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं चिपमंक फेस। वेरी वेरी चिपमंक मतलब ये देखा होगा आपने, गिलेरी नजर आ रही है, जो गिलेरी का जैसा चेहरा हो जाएगा, गिलेरी का जैसा चेहरा हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, थैलेसीमिया। हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, रोज देखते हैं हम चिपमंक फेस, तो आपको भी दिखा देते हैं चिपमंक फेस। भूलोगे तो नहीं ना, लोयन लाइक फेस, हाँ भाई किसमें होगा, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में। लेकिन चिपमंक फेस किसमें होने वाला है, थैलेसीमिया में और बुलिमिया नर्वसा की कंडीशन में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए इसी बात पे। हाँ भाई इसको बताओ, कार्पल टनल सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू इंजरी ऑफ कौन सी नर्व, सभी जानते हैं मीडियन नर्व। किधर होगी, थंब वाले साइड पर होगी, इसीलिए इस नर्व को मीडियन नर्व का दूसरा नाम होता है लेबर्स नर्व। लेबर्स नर्व मतलब किसी भी चीज को उठाना हो पटकना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, थंब की जरूरत पड़ेगी। थीनार एस्पेक्ट, थीनार एस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है। इस थीनार एस्पेक्ट की वजह से इस मसल को, इस नर्व को बोलते हैं हम लोग लेबर्स नर्व। तो कार्पल टनल सिंड्रोम कई बार पूछा जा चुका है, किसकी वजह से होगा, मीडियल नर्व की इंजरी की वजह से होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज पे। हाँ भाई इसको आइडेंटिफाई करो, आजकल तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है, हृदय नजर आ रहा है गुरुजी। ये क्या नजर आ रही है, आर्च ऑफ ओरोटा। क्या नजर आ रही है, आर्च ऑफ ओरोटा। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना, ये आर्च ऑफ ओरोटा है। अब यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे इधर से क्या निकलेगी, वेना केवा। इधर से क्या निकलेगी हमारी, ये आर्च ऑफ ओरोटा। इधर से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी। यस और नोट। तो कई बार क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जैसे जो हमारा छोटा बेबी है उसमें मान लो ये वाला उसका हार्ट है, तो उसके हार्ट से क्या होता है, पहले ब्लड, क्योंकि वहां पर लंग्स तो छोटे बच्चे के काम करते नहीं है ना, छोटे बच्चे के लंग्स तो काम करते नहीं है। इसमें अब यहाँ पर क्या होगा, जो उसकी ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इस पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट लंग्स में तो जाती नहीं है ये पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्ट ही अपना ब्लड किस में देने की कोशिश करेगी, ऑर्टा में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो ये पल्मोनरी आर्टरी और ये आर्च ऑफ ऑर्टा दोनों के बीच में लिंक बनता है। क्या बोलेंगे उसको, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की कंडीशन को दिखाया गया है इमेज में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, याद हो रहा है। हाँ भाई इसको पहचानो फिर, क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज के अंदर, नेमिट। गुरुजी इसमें फेस दिखाया गया है, फेस का अग्रभाग दिखाया गया है, उस अग्रभाग में कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, एडिनोइड ट्यूबुल पेलेटाइन लिंगुअल टॉन्सिल, यानी कि एक रिंग बन रही है। होता क्या है कि जो हमारा फेस, मैंने बताया था ना जब आपको इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, हमारा जो फेस होता है ना, हमारा जो फेस होता है ना, उसमें 5 तरह के टॉन्सिल पाए जाते हैं ना। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि आप मानो टंग, टंग के नीचे कौन सा होगा, लिंगुअल टॉन्सिल। यहाँ पर कौन सा होगा, पेलेटाइल टॉन्सिल। यहाँ पर कौन सा होगा, नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल। और एक होता है हमारा टॉन्सिल एडिनोइड। तो एडिनोइड हो गया, एडिनोइड हो गया हमारा, ट्यूबल टॉन्सिल हो गया, पेलेटाइन टॉन्सिल हो गया, लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। ये सारे के सारे मिलकर फेस में एक रिंग बना लेते हैं। इस रिंग को हम लोग बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। सफदरजंग के एग्जाम का क्वेश्चन है भैया ये, वाल्डेयर रिंग। वाल्डेयर रिंग क्या होती है, टॉन्सिल्स की रिंग होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में काम आती है। इस टॉन्सिल की रिंग को बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। तो इसलबाच प्लेक्सस, तो एनाटॉमी के वाले भी क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है जब पढ़ाई करो तो ऐसे ही करनी है कि आपको इसलबाच प्लेक्सस एपिस्टेक्सिस का, वाल्डेयर रिंग इम्यूनिटी का। तो आगे बढ़ो फिर। हाँ भाई पहचानो इसको, ब्रेन का कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, अरे ब्रेन का कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है। गुरुजी ये तो फ्रंटल लोब है, और ये वाला जो लोब है वो टेम्पोरल लोब है। फ्रंटल लोब में जो एरिया आपने नीचे की तरफ ये सल्कस के पास में लोअर डाउन पे दिखा रखा है ना, इस एरिया का नाम है ब्रोकाज मोटर एरिया। सफदरजंग के एग्जाम में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन, ब्रोकाज मोटर एरिया। ये एरिया क्या करवाएगा, ये ब्रोकाज एरिया, हम जो बोल रहे हैं ना, तो बोलने के दौरान हमारी टंग की मूवमेंट,
हमारे टंग की मूवमेंट, हमारे फेशियल मूवमेंट, इन सबको मैनेज करने वाला जो एरिया है वो है ब्रोकास मोटर एरिया, यानी कि हमारी मूवमेंट के आधार पर। क्योंकि यार अभी किसी भी वर्ड को बोलना है तो हमारे गले को एक आदत लग जाती है कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंशिएट करना है, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंशिएट करना है। तो अगली बार से मेरे माइंड में अगर चलेगा मुझे जो भी वर्ड बोलना है, मेरा माइंड क्या करने वाला है, उस वर्ड को उसी तरीके से प्रोनाउंशिएट करने वाला है। टंग की मूवमेंट, लेरिंजल मसल की ब्रीदिंग मूवमेंट, वो सब कुछ वैसी करवाने वाला है। ऐसी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जिस एरिया की होती है उसे मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं, और उस मोटर स्पीच एरिया का नाम होता है ब्रोकास मोटर एरिया। और अब हम दूसरे एरिया की बात करेंगे जो टेम्पोरल लोब में होता है। उस एरिया को आपने क्या सुना, मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। मैं बोलूंगा खुशबू, तो खुशबू से आपके माइंड में दो चीजें आएगी, या तो लड़की का नाम या फिर किसी चीज की खुशबू। आपने क्या किया, मेरे शब्दों को ज्ञान में परिवर्तित कर लिया। शब्दों का ज्ञान में परिवर्तन जिस वजह से होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्निक्स एरिया। कौन सा एरिया होगा ये, वर्निक्स एरिया। इस एरिया को हम बोलेंगे सेंसरी स्पीच एरिया। सुन लेना, सुने हुए वर्डों को दोबारा बोल पाना, सुने हुए वर्डों को दोबारा बोल पाना। सेंसरी स्पीच एरिया, ब्रोकास मोटर एरिया, या टेम्पोरल लोब में होगा और ये फ्रंटल लोब में होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज पर। हाँ भाई, इसको आइडेंटिफाई करो, सर्जरी करनी है अपने को। क्या दिखाई दे रहा है, स्टमक। ये क्या दिखाई दे रहा है, गुरुजी स्टमक को आधा ही कर दिया। हाँ भाई आधा कर दिया। गुरुजी स्टमक को आधा करने के बाद यहाँ पर तो जोड़ दिया जेजुनम से। हाँ भाई जोड़ दिया। अरे क्या होगा अगर कभी भी किसी भी गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट के अंदर स्टमक को आधा कर दे, तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी का नाम बोलो प्यार से, बेलोर्थ फर्स्ट। क्लियर, बेलोर्थ फर्स्ट। और इसी प्रकार से अगर इस गैस्ट्रेक्टमी को जोड़ दे तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी इज आल्सो नोन एज बेलोर्थ सेकेंड। अरे गुरुजी ड्यूडेनम से क्यों नहीं जोड़ा, अरे ड्यूडेनम को तो काटना पड़ा अपने को, तो जेजुनम से जोड़ दिया। बिलोर्थ फर्स्ट एंड बिलोर्थ सेकेंड। गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी भी कर सकते हैं और जेजुनोस्टोमी भी कर सकते हैं, ड्यूडेनम से भी जोड़ सकते हैं। ड्यूडेनम के थोड़े बहुत पार्ट को उठा दो, बचे हुए पार्ट से जोड़ दो। क्लियर, बिलोर्थ फर्स्ट एंड बिलोर्थ सेकेंड। हाँ भाई, आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर। हाँ भाई आइडेंटिफाई करो इसको, क्या ये गुरुजी, ये तो कैपिलरी का बंडल है, कैपिलरी का ग्रुप है। देखो हमारे मस्तिष्क में भगवान ने इस तरह की, मतलब ईश्वर ने, गॉड ने इस प्रकार की कैपिलरी का नेटवर्क बनाया कि अगर एक में इम्बोला हो जाए तो दूसरी सप्लाई कर दे, दूसरी में इम्बोला हो जाए तो तीसरी सप्लाई कर दे, तीसरी में हो जाए तो चौथी सप्लाई कर दे। लेकिन ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, तो ब्रेन में लगातार इस ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, ब्रेन में लगातार इस ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कैपिलरीज जो होती है, ये कैपिलरी का ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें पीछे से भी ब्रांचेज आती हैं और ये पीछे वाली सारी ब्रांचेज मिलकर के बना लेती है एनास्टमोसिस। क्या बना लेगी, एनास्टमोसिस। एनास्टमोसिस क्या होता है, एक ब्लड वेसल का ग्रुप होता है। मान लो ये दोनों ब्लड वेसल हैं और ये किसी एक ऑर्गन को सप्लाई कर रही है। ऐसे में मान लो अगर इस वाली ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इस वाले हिस्से में तो ब्लड जाएगा ही नहीं, इस वाले हिस्से में तो ब्लड जाएगा ही नहीं। ऐसे में ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इन्फ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे क्रिएटर ने, हमको बनाने वाली इस महान सृष्टि ने एक व्यवस्था की है, यहाँ पर एनास्टमोसिस भी बनाए। ऐसे में कई बार अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो यहाँ आने वाला ब्लड इधर डाइवर्ट हो जाएगा और वो ब्लड भी इधर ब्लड सप्लाई भी कर पाएगा। या फिर इसी से कई बार ब्रांचेस निकलती है, उन ब्रांचेस में मान लो यहीं से कोई ब्रांचेस निकल रही है तो वो ब्रांचेस भी इधर ब्लड को ले जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं एनास्टमोसिस। तो यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे सर्कल ऑफ विलीज। क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ विलीज। ठीक है भाई, ये सर्कल ऑफ विलस समझ में आ गया, सर्कल ऑफ विलस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। हाँ भाई, इसको पहचानो। गुरुजी ये तो बहुत आसान है पहचानना। क्या है भाई, बहुत कॉमन नाम है। मैकडोनाल्ड का वो खाया गया आपने बर्गर, उसी से मिलता जुलता नाम है, मैकबर्नीज पॉइंट। एंटीरियर इलियक इस्चियल या एंटीरियर इस्चियल स्पाइन, एंटीरियर इस्चियल स्पाइन, एंटीरियर इलियक स्पाइन, वहां से कितना 1/3 दूर,
यहां पर ये कौन सा है, मैकबर्नीस पॉइंट। अगर कभी भी किसी भी पर्सन में अपेंडिक्स हो जाए, अपेंडिक्स की सर्जरी करनी हो, कैसे करोगे, मैकबर्नी पॉइंट पर। तो मैकबर्नी पॉइंट को दिखाया गया है इस इमेज के अंदर, ठीक है। मैकबर्नीस पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये जो बिंदु दिख रहा है कौन सा है, मैकबर्नीस पॉइंट। हाँ भाई, ये पहचानो, पहचान लो यार। गुरुजी इसको कैसे पहचाने, ये तो अर्टिकारिया हो रहा है, एलर्जी हो रही है। अरे भाई ये अर्टिकारिया, लेकिन मैंने क्या लिखा, आइडेंटिफाई दिस वैनकोमाइसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट। यार वैनकोमाइसिन बताया था मरसा में देते हैं, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस का। अगर और ये इसका अगर मान लो मरसा हो गया, कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा मरसा फैलता है ना, बताया था कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन से मरसा फैलता है, मरसा की डीओसी वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड मेन सिंड्रोम। यहां पर वैनकोमाइसिन रिलेटेड कौन सी कंडीशन है, रेड मेन सिंड्रोम। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ भाई इसको पहचानो, कैपोसिस सार्कोमा। ये वाली कंडीशन जो आपको दिख रही है वो कौन सी है, कैपोसिस सार्कोमा। मेनली सीन इन कंडीशन ऑफ, किस में दिखाई देगी, HIV एड्स में दिखाई देगी, HIV एड्स में दिखाई देगी। और HHV8 ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 के इन्फेक्शन में मसल्स का, मसल्स जो होती है वहां पर ट्यूमरस कंडीशन डेवलप होती है, वो सुपरफिशियल मसल्स के अंदर ऐसा ज्यादा होता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपोसी सार्कोमा। आगे बढ़ो, बटरफ्लाई रेशेस मेनली सीन इन, कब दिखाई देंगे बटरफ्लाई रेशेस, बताओ। आपसे तो नॉर्मली बटरफ्लाई रेस भी नाम नहीं लिखेगा, वो बोलेगा ये क्या है। तो यहां पर अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक बटरफ्लाई टाइप के रेशेस है, और मेनली सीन इन SLE। इनको हम लोग बोलते हैं मालार रेश, और इसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टेमैटिक ल्यूपस इरिथेमेटस। सिस्टेमैटिक ल्यूपस इरिथेमेटस की कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं बटरफ्लाई रेशेस। आइए सीन करते हैं नेक्स्ट इमेज को। हाँ भाई ये बताओ, आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रंकल ओबेसिटी का। व्हाट इज ट्रंकल ओबेसिटी, है ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब है एब्डोमेन का बड़ा होना, पीठ का बड़ा होना और हाथों का पतला पतला होना। ऐसी जो ओबेसिटी होती है, ऐसी ओबेसिटी कब होती है, ऐसी ओबेसिटी जो होती है वो होती है कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर, जब पीछे वाले एरिया पर फैटी बम्प बन जाता है, बफेलो हम्प बन जाता है, और जो हमारे हैंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी। तो ये जो ट्रंकल ओबेसिटी मेनली सीन इन किस में दिखाई देगी, कुशिंग सिंड्रोम वाली कंडीशन में दिखाई देगी। तो आपने अभी तक पढ़े हैं डिजीज बेस्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।